तो भैया चैट कहाँ है? बहुत चटियाते हैं हमारे बच्चे, जरा देखा जाए चैट। लेट ओपी मत लिखना, देखो पहले लिखा हुआ है लेट ओपी लेट ओपी नहीं है भाई, बिल्कुल लेट ओपी नहीं है। समय अपनी घड़ी सुधार लो। ये लेट ओपी लेट ओपी, सुबह उठते ही लेट ओपी बोलते हो क्या? कैसे रुक गई है? तो कैसे हो, कैसे हो बच्चों, कैसे हो रहा है, शांति रखिए। गर्मी का मौसम है, हमें पता है, गर्मी भरी पड़ी है खोपड़ी में भी। थोड़ी सी ठंड रखिए, थोड़ी सी ठंड रखिए। क्या हो गया? तो मेरा नाम राजवंश सिंह है। कैसे हो बच्चों? और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 में, जो हमारे पास है यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस के आगे। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने टॉपिक को आगे खिसकाएंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, तो कुछ बच्चे ग्रुप्स में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। ठीक है, कईयों के मैंने कुछ रिप्लाई करे थे। अब मैं धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी और बढ़िया। अरे राम राम भाई, राम राम। ठीक है, आप लेट नहीं हो, आप बिल्कुल लेट नहीं है। हमारी घड़ी बहुत तेज है बेटा। ठीक है, हमारी घड़ी, मैं बिल्कुल सही हूं। क्या चल रहा है? जिंदगी कट रही है तुम्हारी नगरी में, दिल्ली में, और क्या करें बेटा। ठीक है, काट रहे हैं जिंदगी, अपना मजे में है बिल्कुल सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, आपके घर पे सभी लोग खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, राइट। तो कुछ बच्चों ने हमसे कुछ चुटर पुटर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चैट का फ्लो आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन पता नहीं चैट का फ्लो थोड़ा सा रुक रहा है। 1 मिनट रुक के चलते हैं, देखें। तब तक तुम हमें निहार सकते हो, तुम्हारे स्मार्ट से सर तुम्हारे सामने खड़े हैं। ठीक है, जब तक हमारी ये चैट चले, ठीक है, तब तक तुम मुझे निहार सकते हो, देख सकते हो कि तुम्हारे सर कितने स्मार्ट हैं चलो भाई, क्या हो गया? हाँ, अरे नहीं, मेरे को रिस्पॉन्स देखना है ना बच्चों का। जब तक ये हमारे अंदर एनर्जी नहीं फूकेंगे बच्चे, तब तक हम कैसे पढ़ा पाएंगे? हमें चाहिए एनर्जी। तो ये हमारे पास एनर्जी ड्रिंक, चाय वाय इतना काम नहीं आती, जितना ये बच्चों का जोश हमें एनर्जी भरता है। तो हमारे पास कुछ बच्चों के डाउट्स थे। जब तक चैट आ रही है मैं लिख देता हूं, पार्सेक, बच्चे खून पी गए पार्सेक के बारे में एंड इट्स यूज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे। एक बच्चे ने बहुत अच्छा चीज पूछा कि सर सेकंड टाइम का भी यूनिट है। ठीक है, और आपने बोला कि एंगल में भी हमारे पास सेकंड आता है। ठीक है, जब मैंने कहा था 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तब भी आता है। तो आपने जब बोला था कि यूनिट तो हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए, मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अलग होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास सेम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा कि सर अगर ये डिस्टिंग्विशेबल है तो हमारे पास दोनों की यूनिट सेकंड और सेकंड कैसे आ गई, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, करंट एज अ फंडामेंटल, अरे खून पी गए मेरा, आधा लीटर खून तो यहीं पे खत्म हो गया। करंट को हम लोग फंडामेंटल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं करंट की डेफिनेशन चार्ज अपॉन टाइम होती है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, बिल्कुल मजे में है बेटा। रेडबुल की जरूरत रही, तुम्हारे हाय हेलो से ही हमें इतनी एनर्जी आ जाती है, हम कूदने लगते हैं ठीक है, हाँ, अरे तुम्हारा प्यार हमारे लिए रेडबुल है। ओके, अच्छा, पारसेक ने तो भैया मेरा खून पी लिया है। ठीक है, प्लाज्मा डोनेशन देनी पड़ेगी बच्चों को मेरे के लिए। पारसेक बेटा, पारसेक एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल, अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों की फिजिक्स सिर्फ अर्थ पे रिलेटेड नहीं है ना, हम लोगों को बाहर की दुनिया भी देखनी है। ठीक है, और बाहर की दुनिया, स्टार्स इतने दूर दूर होते हैं, उनका डिस्टेंस आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नहीं नाप सकते, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें कुछ ऐसी यूनिट्स चाहिए थी जो बहुत बड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, तो उसमें हमारे पास आता है पारसेक, और इसका यूज हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हम लोग करते हैं। बात करी जाए, मतलब 2
गैलेक्सीज के बीच में, दो स्टार्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम किलोमीटर में नहीं लिखते, हम लोग पार्सेक के टर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, सेकंड और एंगल के टाइम में सेकंड दोनों अलग चीज है क्या? बिल्कुल अलग चीज है, जरा ध्यान से समझो। जब हमारे पास आदिवासी हुआ करते थे, हम लोग जब पहले, बहुत पुराने के समय की बात है, तो हमारे पास घड़ी नहीं होती थी, तब हम लोग लेते थे सन डायल, ठीक है, तब होता था हमारे पास सन डायल। मींस सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती थी तो परछाई से हमारे पास टाइम आता था, ठीक है। तो हमारे पास जो हम लोगों ने टाइम का जो यूनिट बोला है सेकंड, ठीक है, और जो हम लोग एंगल आर्क के टर्म में हम लोग बात कर रहे थे, यहां पे जो एंगल था थीटा, इसके अंदर जो सेकंड था, ये कहीं ना कहीं हमारे पास इधर से रिलेट हो जाता है, विच इज बाय द सन डायल। क्यों? जरा देखना, ये वाला जो एंगल होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्क सेकंड, ठीक है। जो वहां पे मिनट आता है, यहां का टाइम का मिनट अलग है, ठीक है, टाइम का मिनट हमारे पास अलग है, और जो यहां का होता है दैट इज कॉल्ड आर्क मिनट। एक्चुअली में होता क्या था, सूरज की रोशनी पड़ने से यहां पर हमारे पास परछाई से हम लोग बेसिकली यहां पे आर्क बनता था, क्योंकि परछाई ऐसे पड़ती थी, तो हमारे पास यहां पर हम लोग उसको आर्क सेकंड कहते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक यूनिट ही है हमारे पास। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सेकंड तो टाइम का भी यूनिट है, तो बेसिकली यहां पर हम लोग सर्कल के फॉर्म में, जब परछाई गोल घूमती थी, पूरे 360 डिग्री लेती थी, तब हमारे पास एक दिन होता था, ठीक है, वैसे ही समझ लो। तो कहीं ना कहीं एंगल का रिलेशन टाइम के साथ निकाला गया था, और उस समय बोला जाता था आर्क सेकंड। लेकिन बाद में आलसी लोग, हम जैसे, हम लोगों ने क्या करा, आर्क हटाओ, हमें पता है एंगल को हम लोग सेकंड में भी नापेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों एंगल्स, एंगल का आर्क सेकंड और टाइम का सेकंड एक्चुअली में अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, करंट को हम लोग एज अ फिजिकल फंडामेंटल क्यों लेते हैं बेटा? करंट को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए लेते हैं बिकॉज इट इज इजी टू मेजर, एंड सेकेंडली हम लोग इसको यूज करके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर उल्टा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए फंडामेंटल नहीं होते। हमारे पास फंडामेंटल क्या था, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है इससे डेवलप होकर आई है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। कितने घंटे, एक बच्चे ने पूछा सर कितने घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े तो आईआईटी क्रैक हो जाएगा? नहीं, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप 16 घंटे अपने दे दे। मैं हमेशा आपको यह बोलूंगा कि अगर आपका आज का रूटीन 3 घंटे में हो जाए, 4 घंटे में हो जाए, ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई खत्म करके आराम से एंजॉय भी करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपका होमवर्क पेंडिंग है, तो 16 क्या 24 घंटे भी लगे तो लगाइए, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी फूंक दीजिए अपने अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अच्छा, बुक्स की बात आ रही थी, ठीक है, तो मैं बुक्स के बारे में भी बता दूं बेटा, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा हम लोग अभी के लिए, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा अराउंड 50 क्वेश्चंस जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आएगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल चैप्टर्स हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स, ये अच्छी किताबों में इतना इलैबोरेटिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जब हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स से जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग एनसीईआरटी भी यूज करेंगे अच्छे से, ठीक है, एचसीवी भी यूज करेंगे, और डीपीपी जो आपकी रहेंगी, ये तो आपको इस ऑर्डर में चलना है, ठीक है। अगर आपके पास समय बहुत है, फर्जी बैठे हो, खुजला रहे हो खोपड़ी, तो आपको क्या करना है, डीपीपी के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन सिर्फ मेंस के लगाने हैं, अभी एडवांस के अभी नहीं लगाने। सर क्यों, आप एडवांस का नहीं कराओगे क्या? एडवांस के लिए बेटा एक थॉट प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे बनेगा, ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ मेंस के लगाने हैं। एडवांस की हमारे पास एक क्लास हम लोग अरेंज करेंगे रिकॉर्डेड, जो भल्ला सर लेंगे, तो उसमें कुछ एडिशनल जो भी आएगा उसको आप एब्जॉर्ब कर लेना। अगर इतना होने के बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप मॉड्यूल पे जाएं, या फिर अपनी रंग बिरंगी किताबें लगाएं, जिसमें आईई इरोडो भी हो सकती है, ठीक है, सिंगेज भी हो सकती है, ठीक है, और डीसी पांडे भी हो सकती है। कुछ बच्चे इसका नाम ले रहे थे, सारी किताबें अच्छी हैं बेटा, सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जब 2 साल निकल जाएंगे ना, आपने कुछ चैप्टर इससे लगाए, कुछ चैप्टर इससे लगाए, कुछ चैप्टर इससे, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो अगर देखा जाए 12वीं का सिलेबस आपका अक्टूबर से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो आखिरी के 4 महीने आप लगाना इस किताब को, इधर से रिवाइज करना, जो चीजें नहीं सीखनी थी वो रिवाइज करके आप सीधे अपना कंसेप्ट लगाओगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके बाद तो ये है, इससे पहले हमारे पास आपको करने हैं डीपीपीस, ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको करने हैं डीपीपीस प्लस जो हम लोग आपको अभी क्वेश्चंस का सेट देंगे और होमवर्क देंगे, ठीक है।
इन सब पार्ट में अगर मैं बात करूं बेटा, लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लर्निंग बहुत ज्यादा है। जैसे अभी तक 10वीं तक आपने फॉर्मूले पढ़े ही नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, पहले चैप्टर में आते 140 फॉर्मूले मैंने चिपका दिया आपके ऊपर के भैया ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी क्वेश्चन होंगे। तो लर्निंग प्रोसेस में आप अपना इनपुट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे, ग्राफ्स जब करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट्स एंड इतने सारे फॉर्मूला आपका पहले बेस बनाएंगे। तो आपका जो मैक्सिमम इनपुट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए। काइनेमेटिक्स में लर्निंग नहीं है क्या सर? काइनेमेटिक्स में भी है, लेकिन स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये अब आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो आपको यहां पे ये चीज देना है, ठीक है। तो बुक्स का मैं आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, कुछ बच्चे थ्रस्ट से परेशान थे। थ्रस्ट, अरे छोरा काहे को परेशान है? जब पानी के अंदर, मान लो पानी के अंदर आपने एक गेंदा डुबा के छोड़ दिया तो गेंदा कहां जाता है? जो बॉल होती है प्लास्टिक की, वो गेंदा ऊपर की साइड भागता है ना। जो ऊपर की साइड का फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं बोयेंसी, कहते हैं। दिस इज नथिंग बट अप थ्रस्ट, नाम सुन लिया है लेकिन ध्यान नहीं दिया ना। थ्रस्ट मतलब होता है बेसिकली एक फोर्स, अप थ्रस्ट मींस ऊपर का फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास थ्रस्ट इज नथिंग बट अ डिफरेंट नेम ऑफ फोर्स, डिफरेंट नेम ऑफ फोर्स। जैसे मेरा नाम घर का टोनी है, ठीक है, और ऑफिस में राजवंत भी बुलाते हैं, कुछ बच्चे एलॉन मस्क बुलाते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होने से मेरा नेचर थोड़ा चेंज हो गया। मैं तो हूं तो वही नौटंकी का नौटंकी ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो थ्रस्ट भी एक नाम है। जैसे वेट की अगर बात करें, कुछ बच्चे कह रहे सर वेट क्या होता है? वेट होता है जो हमारी धरती माता हमको खींच के रखती है नीचे, हमारा वजन, ठीक है, दैट इज वेट। और वो भी तो फोर्स ही है यार, वो भी तो फोर्स ही है, इसीलिए हम लोगों ने इस टाइप से कहा। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैंने इस पेन को होल्ड कर रखा है, आप एक कुर्सी पे टिका के बैठे हो, ठीक है, या फिर आपने अपना हाथ टेबल पे रखा हुआ है, जब भी कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच करती हैं तो नॉर्मल रिएक्शन मींस एक पुश फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, ठीक है, बहुत अच्छे से आएगा, तब आपको और समझ आएगा। कुछ बच्चे टेंशन, अरे टेंशन काहे को ले रहे हो छोरा, ये तो सिंपल है बेटा। अगर मान लो मैंने एक धागा लिया और आपके मुंह पे बांध दिया, ठीक है, तो क्या मैं उस धागे से आपके मुंह को धक्का दे सकता हूं? नहीं। क्या मैं उस धागे से आपकी मुंडी खींच सकता हूं अपनी तरफ? हाँ, ठीक है। मींस धागा भी एक पुल फोर्स लगाता है, मतलब मैं खींच सकता हूं, धक्का नहीं दे सकता, है ना। तो जो धागे के अंदर का जो फोर्स था दैट इज कॉल्ड टेंशन, सिंपल सी बात थी, ठीक है। सरफेस टेंशन, राइट, ये अब आपको पढ़ना है। एक बच्चे ने पूछा था सर सरफेस टेंशन का भी बताओ, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने मेरे को 2 वे स्पीड ऑफ लाइट का पूछा था, ठीक है, काफी अच्छे बच्चे हो आप। सरफेस टेंशन के लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आपका नेट पैक बचे, ठीक है, तो आप एक बार स्लोमो गाइस का सरफेस टेंशन नाम डालना। तो ये क्या करेंगे ना, एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, बहुत सुंदर सा एक्सपेरिमेंट, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो पानी का है, उस पर पानी की एक बूंद डालते हैं, तो आपको क्या लगेगा, पानी की बूंद पानी के ऊपर जाके मिल जाती है, हाँ या ना। मेरे को अब ये बताओ, पहले ये बताओ कि पानी का सरफेस पे अगर मैं पानी की बूंद डालूंगा तो उससे मिल जाएगी, हाँ या ना। अब आ रही है चैट, अरे लेट ना आए हम, अब लेट ना आए हम, ठीक है। तो बताओ, अगर हम लोग पानी में एक पानी की बूंद ऊपर से गिरा दें तो वो पानी की बूंद उससे मिल जाएगी या टप्पा खाएगी? बताओ भाई, स्ट्रेच के बारे में भी आएंगे, बताओ बताओ बताओ, पहले ये बताओ, पानी की बूंद उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताओ बताओ बताओ। हाँ सर, यस सर, बिल्कुल हाँ सर, ओपी सर, ओपी तो है ही ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। अब मैं आपको कह देता हूं, पता है क्या है, सरफेस टेंशन की ड्रॉपर्स तक 12वीं कर लेते बच्चे, लेकिन फील नहीं आती, इवन इंजीनियरिंग में बच्चों को फील नहीं आती, है ना। अब मैं ये कहता हूं, जो बच्चे हाँ 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 कर रहे, हंस नहीं रहे, हाँ 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 कर रहे हैं, जरा स्लोमो गाइस का यूट्यूब पे, ठीक है, एक वीडियो देखना, उस पे लिखना सरफेस टेंशन, वो दिखाएंगे इतनी सुंदर सी चीज, महिला नहीं, एक सुंदर सी फिजिक्स का कंसेप्ट दिखाएंगे जिसमें पानी की बूंद गिरती है, उस पर टप्पा खाती रहती है, ठीक है। मींस ये ऊपर वाला जो पानी का सरफेस है वो इस टाइप से खिंचा हुआ है
कि वो किसी को पानी की बूंद को ही मिलने नहीं देता। पानी की बूंद जैसे हम लोग बॉल को छोड़ते हैं जमीन पे टप्पा खाती है ना, वैसे पानी की बूंद उस पे टप्पा खाती है। ठीक है, हाँ हाँ टप्पा ठीक है, तो मतलब जो पानी का ऊपर वाला सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड होता है, उसके अंदर भी एक टेंशन होती है, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मींस द सरफेस ऑफ लिक्विड इज स्ट्रेच्ड लाइक अ मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड लाइक अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के जैसे स्ट्रेच्ड होता है। ठीक है, एंड टेंशन ऑन द सरफेस, टेंशन ऑन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सिंपल। ठीक है, अब बताओ, अरे अब मेरा मजाक मत बनाओ, टोनी नाम से मजाक बना रहे मेरा है तो है, बड़े बड़े लोग टोनी बने, टोनी ब्रिगेंजा, टोनी स्टार्क ठीक है, हाँ टप्पा टप्पा स्मार्ट बोर्ड पर लगा दो सर, आग लगा दे क्या। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आ रहे, ठीक है, आरसी और आरएल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चला जाए, आई होप ओके। तो आज का जो हमारे पास है जो चार्ट टेबल था डायमेंशंस का, हम लोग उसको आगे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे और उस पे आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये चीजें तो हम लोगों ने पढ़ ली थी भैया, चुटर पुटर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। टेंशन हमारे पास फोर्स इन स्ट्रिंग होता है, लिख लेना, किन्हीं को अगर टेंशन हो रही हो तो टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स इन स्ट्रिंग। अरे टोनी कक्कड़ अबे ओए, टोनी कक्कड़ नियम टोनी कक्कड़ क्या उसका भाई है क्या टोनी मस्क, टोनी मस्त है मस्क नहीं मस्त है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जब भी दो बॉडीज आपस में टच करेंगी तो कॉन्टैक्ट फोर्स। थ्रस्ट मैंने कह दिया, याद रखना बोयेंसी के जैसे नाम होता है अप थ्रस्ट। ठीक है, यहां पे बोयेंसी भी लिख लो, तो बोयेंसी होता था लिक्विड में, अगर आप किसी भी ब्लॉक को डालते हो तो लिक्विड उसको ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, दैट इज अप थ्रस्ट या बोयेंसी। थ्रस्ट मतलब फोर्स। विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग, बेटा आपने कभी मंदिर में जाके या फिर कहीं पे भी, मान लो एक स्विमिंग पूल में एक सिक्का डाल के देख लेना, सिक्का क्या होता है, पहले जाता है तेजी से, फिर धीरे 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 गिरना स्टार्ट हो जाता है। मींस लिक्विड के अंदर अगर कोई भी बॉडी चलती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स या ड्रैग बात एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में देते हैं। तो विस्कस मींस गाढ़ेपन, किसी फ्लूइड के गाढ़ेपन की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। है तो फोर्स ही, हमें क्या लेना देना, हमें तो अभी डायमेंशन चाहिए, है ना। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, डीजे टोनी डीजे भी बन जाएंगे। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोर, लव यू बेटा, ठीक है, शुभ, बहुत शुभ हो तुम हमारे लिए। रीस्टोरिंग फोर्स, बेटा नाम से पता लग रहा है, रीस्टोर करना, अपनी एनर्जी रीस्टोर करना। जैसे मान लो मैंने दीवार पे एक स्प्रिंग लगाई और स्प्रिंग को खींचा, तो जरा सोचो कि अगर मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो स्प्रिंग की डायरेक्शन में मुझे खींचेगा वापस, है ना। या फिर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ हूं, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखूंगा तो स्प्रिंग मुझे किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की डायरेक्शन। मींस स्प्रिंग बार बार मैं खींच रहा था तो वापस, दबा रहा हूं तो वापस, मतलब वो हमेशा रीस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स है, तो वो फोर्स ही स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर का फोर्स हमारे पास, बेटा एमटीजी की बुक अभी नहीं, ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग का जो फोर्स है वो भी फोर्स ही है। लॉरेंट फोर्स याद रखना, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाम से आधे बच्चों को याद नहीं रहेगा, ठीक है, और अभी याद कर भी लोगे तब बाद में कैसे रहेगा, सब गजनी है, ठीक है, थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे। अच्छा, और रेडिएशन फोर्स, जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, न्यूटन ने क्या कहा था, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा। तो लाइट के अंदर होते हैं फोटोन, और अगर ये फोटोन मेरी खोपड़ी पे टकराएगा तो रुक जाएगा या टकरा के चला जाएगा, उसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स लगा। तो रेडिएशन मींस लाइट जो हमारे सरफेस पे फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने रिवाइज करा दिए, सारे के सारे फोर्स है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। ग्रेडियंट टर्म्स, राइट, हम लोग यहां से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग यहां से एचसी वर्मा इज मस्ट, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, बिल्कुल हमारे पास जब हम दौड़ते हैं तो हवा एक डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको आप एयर रेजिस्टेंस कह रहे हो, उसी को हम लोग विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, क्योंकि हवा में भी गाढ़ापन है लेकिन कम है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना, अब जरा देखो, ठीक है, हमारे पास मैंने कहा था ग्रेडियंट कभी भी आएगा तो ग्रेडियंट बेसिकली डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ।
ग्रेडियंट हमेशा डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। किसी भी क्वांटिटी को जब आप लेंथ से डिवाइड करते हो कहा जाता है कि उसका ग्रेडियंट ले लिया। क्या बोला? किसी भी क्वांटिटी को जब मैं लेंथ से डिवाइड करता हूं तो भाई और बहनों उसको ग्रेडियंट बोला जाता है फिजिक्स में। ठीक है, उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। बेटा रंग बिरंगी किताबें, दिशा, अरिहंत, ये सब अभी छोड़ दो, बेसिक सी चीजों से स्टार्ट करो। मैंने किताबों को बता दिया है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, दोबारा मतलब रिकॉर्डेड हो के आएगा, अभी तो लाइव पढ़ा रहे हैं, अभी हम जिंदा है तो रिकॉर्डेड में आप दोबारा सुन लेना। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो इनकी डायमेंशंस निकालते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वेलोसिटी बाय लेंथ, दिस इज वेलोसिटी बाय लेंथ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था बेटा LT-1/T, तो ये हो जाएगा LT-2। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर बाय लेंथ। ठीक है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती थी, हाँ या ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा या तो K लिख लो या तो थीटा लिख लो, बात एक ही है, अपॉन L, तो ये आ जाएगा बेटा KL-1। ठीक है, अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट, तो आपका चमक जाना चाहिए खोपड़ी में कि भैया प्रेशर बाय लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेशर का हमारे पास होता क्या था? प्रेशर याद आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने कहा था रट लो, फोर्स का रट लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ML-T-2 और एरिया का L²। ठीक है, तो आएगा हमारे पास ML-1T-2। ठीक है, तो ये आ गया ML-1T-2 अपॉन लेंथ L, तो ये आ जाएगा बेटा ML-2T-2, ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पोटेंशियल की बात कर रहे थे, सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालना है ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां पे हमारे पास? फोर्स ML-T-2, L तो L-1, ठीक तो है? ठीक है, कहां वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया? वेलोसिटी बाय लेंथ, ओए LT-1 तो LT-2 ही तो आएगा। ओए 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 ओए, हाँ ये लेंथ आएगा ना। सॉरी बेटा, अయ్యో सॉरी मेरे से गलती हो गया जी, T-1 हो जाएगा जी, ये T-1 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, फर्स्ट गलत है, मतलब टीचर एक हल्की सी गलती कर दे मार्क्स काट लो तुम बहुत गंदे टीचर बनोगे फ्यूचर में। हाँ अरे कर दिया मैंने, सही कर दिया भाई कर दिया अभी तक लिखे जा रहे। अच्छा पोटेंशियल जरा समझना, अब आपने अभी अभी गर्मा गर्म 10वीं पास करी है, गर्मा गर्म आपने अभी 10वीं पास करी है, मतलब पास करवाई गई है। कुछ बच्चे तो भाई फेल हो जाएंगे लेकिन पास हो गए। आपने करंट चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ या ना? पहले इतना बताओ कि आपने क्या पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ा है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? अरे टोनी कक्कड़ नहीं हम हम अपने अलग राजवंत आरजे हैं। केमिस्ट्री में ग्रेडियंट है क्या? बिल्कुल आएंगे बेटा, क्योंकि वहां पे भी लिक्विड फ्लो करेगा तो प्रेशर ग्रेडियंट केमिस्ट्री में भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ओके, हैप्पी टीचर्स डे बेटा, हम हमेशा ही हैप्पी रहते हैं, मींस आप कभी भी हमें देखोगे तो आपको लगेगा हमेशा हैप्पी टीचर्स डे ही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है ना? हाँ यस। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब जिनको याद है देखो उसका पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना, वर्क डन का ML-2T-2 रटवाया था, चार्ज का याद नहीं है तो करंट का फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन टाइम होता था। ठीक है, तो चार्ज का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, करंट एक फंडामेंटल है, टाइम एक फंडामेंटल है, तो I इंटू टी आप लिख सकते हो, या A इंटू टी भी लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स में A इंटू टी लिखे गए, कुछ में I इंटू टी, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग AT लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाओ बेटा, तो ML-2T-3A-1, ठीक है, A-1, ये आ गया गर्मा गर्म पोटेंशियल का डायमेंशन। लेकिन हमें चाहिए क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हो गया क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, सिंपल। ठीक है, हाँ तो अब कितना आएगा रे भाई और बहिनों? ML-2T-3A-1 और L, तो ये L कट जाएगा, ML-T-3A-1। ठीक है, ये आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट में बेटा प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो रटवाया था ना, ML। हमारे बच्चे रटने में तो माहिर हैं,
mLT माइनस 2 अपॉन एरिया L स्क्वायर, वहां से आया उठा करके यहां रख दिया। कोई पंगा, अरे पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई हम हैं हॉट, ठीक है, यो ऐसी काम ना कर सके हमारे सामने ठीक है, हम जहां पर भी जाते हैं आग लगा देते हैं। ओके, कहां पे पंगा आ रहा है? वर्क डन ml2 t माइनस 2, चार्ज 80 हो गया, तो t से ऊपर लेके जाओगे तो t माइनस 3 और a माइनस 1 हो गया। ये आ गया पूरा का पूरा पोटेंशियल। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल बाय लेंथ, ठीक है, तो ml2 t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन l, तो ये कट जाएगा, तो mlt माइनस 3 a माइनस 1 आ गया। अब बताओ, ठीक है, विस्कस फोर्स और बोयेंसी होता है लिक्विड में ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स, जो लिक्विड में ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट इज बोयेंसी। विस्कस फोर्स हमारे पास होता है जब मैं कभी लिक्विड में दौड़ूंगा तो लिक्विड हमें अपोजिट में डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। अब बताओ, वीडियो नहीं दिख रही? अरे हम इतने स्मार्ट है, कैसे नहीं दिख रहे तुम्हें? है कोई पंगा नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी बेटा, हाँ आ रहे हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेडियंट होता है जब फिजिक्स में आगे बढ़ोगे बेटा, कुछ टर्म्स हैं, जैसे 8वीं क्लास का बच्चा बोले कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसको दिक्कत आएगी ना समझाने में। लेकिन अगर मैं 9वीं क्लास में जब सिलेबस में था तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा या डिस्टेंस बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा समय लो, ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, मान लो यहाँ पे मैं गर्मी तो कर ही रहा हूँ, एसी से किसी के बस की नहीं है हमारी गर्मी रोक दे, तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, इधर कुछ और टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे 31 डिग्री था, यहाँ पे 32, टेम्परेचर में कितना चेंज आया पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर एसी नहीं चल रहा क्या? अरे चल रहा, पूरा जोश लगा रखा उसने, हमें ना रोक सकता कोई। हाँ, अब आगे बढ़ा जाए, राइट। अब आए थे ये वाले, मैंने कहा था बेटा एडवांस में इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सरफेस एनर्जी जो पूछ रहा है बेटा, कि मैंने कहा था लिक्विड के ऊपर खिंचा हुआ मेम्ब्रेन है, तो वहां के पार्टिकल्स के पास अलग ही एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कुछ बच्चों का एनर्जी डेंसिटी, अच्छा एनर्जी ग्रेडियंट होता है एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी बाय लेंथ, और एनर्जी की बात करें बेटा ml2t माइनस 2 वर्क के बराबर अपॉन l, तो ये आ जाएगा बेटा mlt माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। ओके, आपका सर्वर डाउन, 1 मिनट रुको मैं चेक करवाऊं, ठीक है। जयेश देख रहा हूं एक बार, सर्वर का कुछ इशू है क्या? बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों को परेशान मत करो। राइट, कांस्टेंट का भी डायमेंशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट का भी। ओपन द एयर लेट द विंडो कम इन ओपन द एयर, ओपन द विंडो, गधाए हाँ, सरफेस एनर्जी के बारे में मैं बात कर लूं। मान लो आपके घर पे जो बेड है ना, बेडशीट चेंज हो रही है, मम्मी क्या करती है, बेडशीट को पहले खींचती है फिर लगाती है। जब बेडशीट खींचा होता है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी है, आपको कैसे पता? छोड़ दो, जैसे ही छोड़ोगे भाग जाएगा, अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाएगा, होता है, ठीक है। मींस जब आपके घर पे बेडशीट चेंज होती है तो आप बेडशीट को खींच के लगाते हो ना, तो खींची हुई बेडशीट है, उसको आप जैसे ही छोड़ोगे वो वापस भागता है, वो एनर्जी आई कहां से? मोशन आया ना, तो वो एनर्जी आई कहां से? वो उसके सरफेस में आपने खींच के रखा था, तो सरफेस में एक एनर्जी थी। वैसे ही लिक्विड का जो टॉप लेयर होता है, ठीक है, वैसे ही लिक्विड का जो टॉप लेयर होता है उसके अंदर एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ओके, आ जाओ, राइट। अब हम आग लगाएंगे, तुम्हारा भाई आग लगा देगा। अब हम स्लो पढ़ाएंगे लेकिन आग लगा देंगे, ठीक है। सर चैप्टर कब स्टार्ट? बेटा चैप्टर कब का स्टार्ट हो चुका है, हम फ्लो में ऐसे जाते हैं पता ही नहीं लगता ठीक है। अब जरा देखो बेटा, हम लोगों ने कहा टाइम इज अ फंडामेंटल, टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका अगर कोई डायमेंशन पूछेगा तो टी है, ठीक है। हमारे पास कुछ रिलेशंस बाद में आएंगे, जिनका प्रोडक्ट का डायमेंशन टाइम आता है। जैसे पहला चीज है आरसी, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं, आरसी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू टाइम। ये आपको 12th में मिलेगा, लेकिन कई क्वेश्चंस जब अभी आप लगाओगे तो रेजिस्टेंस का या कैपेसिटेंस का या इंडक्टेंस का डायमेंशन पूछेंगे, तो निकालने का तरीका ये है। आरसी हमारे पास जैसे गाड़ी की आरसी होती है वैसे याद रख लेना, वो टाइम के ऊपर है। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो पहले रेजिस्टेंस के लिए देखना, रेजिस्टेंस क्या आपको
क्या आपको ओम्स लॉ याद आ रहा है? थम्स अप या थम्स डाउन? क्या आपको ओम्स लॉ याद आ रहा है? थम्स अप या थम्स डाउन? पहले ये बताओ। सर एनसीईआरटी से पढ़ाओ बेटा, सब एनसीईआरटी है, ठीक है। बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन? क्या आपको ओम्स लॉ याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो उसका फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो ओम्स लॉ का। बताओ बताओ। हाँ बेटा, आग लगा देंगे। V इक्वल टू आई आर। बहुत सही लॉन्डो, लड़कियों भी कुछ लड़कियां भी लिख रही होंगी। हाँ, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल बच्चा जीत गया V इक्वल टू आई आर बता के, ठीक है। अब जरा देखो, V इक्वल टू आई आर था, ठीक है। V था वोल्टेज, अभी हम लोगों ने उसका डायमेंशन निकाला है। वोल्टेज की अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन था बेटा mL2t-2 अपॉन चार्ज विच वाज 80। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आ गया? तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो करंट इंटू टाइम I इंटू टी लिखा जा सकता है, या फिर A इंटू टी लिखा जा सकता है विच इज चार्ज। सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया। हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व करा था बेटा mL2t-3A-1, ये आ गया पोटेंशियल का। करंट तो खुद फंडामेंटल है, इसका डायमेंशन अगर कोई पूछे तो A, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा V/I, ठीक है। तो V था ये हमारे पास mL2t-3A-1 अपॉन A, तो ये आ जाएगा बेटा mL2t-3A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो आप याद कर सकते हो, क्योंकि 10वीं में अभी गर्मा गर्म पड़ा है ना, गर्मा गर्म पड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया और आपको पूछा जाए कैपेसिटेंस, तो हमें पता है R इंटू सी, ठीक है। R इंटू सी, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। R इंटू सी हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा टाइम बाय रेजिस्टेंस। टाइम का डायमेंशन T, रेजिस्टेंस का भी गर्मा गर्म निकाला है बड़ा सा mL2, ठीक है, t-3A-2, ठीक है। ये आ गया। इसको ऊपर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा m-1, ठीक है, और L-2, ये हो जाएगा t की पावर 4 A की पावर 2। ये आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। दिस विल बी डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अगर आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये है बेटा आपको रेजिस्टेंस और क्योंकि देखो जो पिछले वाले हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़े थे वो तो सिंपल थे। कई पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया कैपेसिटेंस का डायमेंशन बताओ, रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताओ, इंडक्टेंस का डायमेंशन। अब आपको पता है क्वांटिटी तो अभी याद कर नहीं सकते ना, उनके फॉर्मूले याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे ना अभी के लिए। तो अभी के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, दिस इज योर ट्रिक, ठीक है। दिस इज योर ट्रिक कि कैसे आप कैपेसिटेंस का, सी होता है हमारे पास कैपेसिटेंस, वेयर सी इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो आपको ये चमक जाना चाहिए, आरसी टाइम होता है। रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस का डायमेंशन मैंने निकाल के दिखाया, तो कैपेसिटेंस टाइम बाय रेजिस्टेंस करके निकाला जा सकता है, ठीक है। अप या डाउन, अप या डाउन, बताओ भाई, अप या डाउन? हमारे पास अप या डाउन, ए की पावर बेटा यहां से -1 हो जाएगी, ठीक है, और एक और आ जाएगा तो -2 हो जाएगी, तो ए की पावर -2, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर लेके जाओगे ए की पावर 2 हो जाएगी। कहां पंगा आ रहा है, कहां पंगा आ रहा है? अब बताओ भाई, बिल्कुल अप आ रहा है, ठीक है, हाँ अब आ रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल। अब जरा देखो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये आपको क्या याद रखना है, दिस इज ए ट्रिक टू रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब एक और चीज पूछी जाती है, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। अब क्वेश्चन लगाओगे ना, आधे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 12th में है, सर क्वेश्चन आया है तो याद कैसे करें? तो इंडक्टेंस का विच इज डिनोटेड बाय एल कैसे निकालना है? तो वी नो एल बाय आर इज इक्वल टू टाइम, एल बाय आर इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। एल इज इंडक्टेंस, तो एल को निकालने के लिए बेटा आर इंटू टी करना है। रेजिस्टेंस का भी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला है, जरा देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का mL2t-3, mL2t-3A-2। अब इतने बड़े बड़े याद थोड़ा ना करोगे, इतने बड़े बड़े डायमेंशन याद थोड़ा ना करोगे, गलती हो जाएगी।
तो कहां से आ रहे हैं वो हम लोग निकाल ले। ये आ गया। तो बस हो गया भाई। इंडक्टेंस का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो ML2T - 3A - 2 × T, यही तो करना है। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये टाइम आ गया। तो टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, t की पावर -3 है तो ये कितना आ जाएगा, ML2T - 2A - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। अब बताओ कोई पंगा, अप या डाउन, अप या डाउन, अप या डाउन बताओ रे। अरे छोरा, अप या डाउन बताओ, हमको समझ आया। इंडक्टेंस बेटा होता क्या है वो अभी नहीं समझ पाओगे, 12वीं के बच्चे नहीं समझ पाते, ठीक है। इंडक्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालना है वो सीखना है, ठीक है बेटा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर और जगह पर पूरे सब हर वर्ड का मतलब के साथ डायमेंशन बता रहे। मैंने कहा मैं भी बता सकता हूं, ऐसे थोड़ा ना मेरे को इंडक्टेंस नहीं पता, 12वीं में मैं पढ़ाता हूं। लेकिन क्या आपको अभी जरूरत है, 1.5 साल के बाद आएगा, ठीक है। आपको अभी जरूरत है उसकी डायमेंशन याद करना कम से कम। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी बेटा। हम क्लब करके क्यों कर रहे हैं, हम क्लब करके इसलिए कर रहे हैं कि हमारा समय ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन याद करने में ना जाके क्वेश्चन लगाने में जाए। आईआईटी के जब क्वेश्चन होने स्टार्ट होंगे ना तब मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालना है, बहुत सही, आग लगा दी लॉन्डो ने, बहुत सही, मजा आ गया, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको 10th के फॉर्मूले ओम्स लॉ से निकालना है। दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में वोल्टेज का फॉर्मूला आपके पास था, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में बस लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। एक बच्चा मेरे सोने की अंगूठी पे नजर मार के बैठा है, कह रहा है गोल्ड रिंग चाहिए क्या बे, चाहिए क्या? अच्छा, तो रेजिस्टेंस वहां से आ गया। अगर आपको कभी भी कैपेसिटेंस निकालना हो या इंडक्टेंस निकालना हो तो हम यहां से यूज कर सकते हैं। ये यहां पर कॉमा है, रूट LC भी हमारे पास, अगर हम लोग बात करें, याद करना, रूट LC इज ऑल्सो डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। रूट LC इज ऑल्सो डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास के बाद इसी को डाउनलोड कर लेना, ये पूरी शीट आई गई और क्या है, ठीक है। अच्छा, ओके, आई होप आपको बेटा इसमें समझाने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। रेजिस्टेंस का डायमेंशन ओम्स लॉ से निकाल लेना। वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का डायमेंशन बताया है, चार्ज होता है 80, वहां से आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए याद रखना है RC टाइम के बराबर होता है। तो R तो निकाल लिया, तो कैपेसिटेंस निकाल लोगे। इसी तरीके से L/R, अगर आपको क्वेश्चन में इंडक्टेंस पूछा जाए होता क्या है हमें नहीं लेना, डायमेंशन क्या है वो बता सकते हैं। तो L/R T होता है, रेजिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इंडक्टेंस भी मिल जाएगा। इज मॉड्यूल इनफ? यस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। अब आओ, दो टर्म्स थे, बच्चे खून पी गए, आधा लीटर से ज्यादा पी गए। परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। आधे बच्चे तो इसको बोलने में ही तुतला जाए, परमिएबिलिटी बोल ही ना पाए, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, 12th में है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं 12th में है, लेकिन कई बच्चों का सर बता दो, तो मैं बता देता हूं इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी जो आपको याद रहे, ठीक है। लेकिन कैसे करना है इसको कैलकुलेट आउट बहुत आसान है, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि आधे बच्चों को रहेगा सर सारी चीजें रटे क्यों, कुछ समझा भी दो, समझा देते, आ जाओ, ठीक है। जरा देखो, आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और वो क्या होता था कि जब भी दो बॉडीज हैं M1 M2, जैसे साउथ इंडिया में बोलते हैं यम, वैसे ही अगर कोई दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन है R और उन दोनों का मास है M1 M2, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स F, और वो आपने पढ़ा था G M1 M2 by R²। हाँ या ना? पहले ये बताओ, G M1 M2 by R² पढ़ा था, हाँ या ना? ठीक है बेटा, अगर तुम धनबाद के हो तो बहुत खुश हो, ठीक है, क्योंकि हम भी वहीं से ही आए हैं ठीक है। यस, आपको यूनिट्स याद करनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस लगाएंगे जब पता लगेगा। पहले ये बताओ भाई, ग्रेविटेशन फोर्स याद है? ग्रेविटेशन फोर्स G M1 M2 by R² है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, यस यस यस, आ रहा है बच्चों को याद, थोड़ा थोड़ा गजनी बनके थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, राइट।
आपको ये चीज याद होगी, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडीज, मास ऑफ बॉडी एंड सेपरेशन, ठीक है, एंड सेपरेशन, और किसी चीज पे डिपेंड करता ही नहीं। मींस अगर मैं इन दोनों को उठा के when dipped in liquid, किसी पानी के अंदर भी अगर मैं इन दोनों को रख दूं ना, ऐसे, इन दोनों का मास m1 m2 और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है r, सेम ऐसे उठा के एक पानी में रख दिया, ठीक है, सेम उठा के एक पानी में रख दिया, तब भी फोर्स इनका Gm1 m2 by r² ही रहेगा। या आपको किस किस को ये पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स लिक्विड में या फिर मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। दिस इज मीडियम इंडिपेंडेंट मींस ये हमारे पास हवा में, किसी भी लिक्विड में या कुछ भी आ जाए उसके भी लेना देना नहीं, फोर्स हमारे पास सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है, राइट। जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, लिक्विड पे कोई लेना देना नहीं। अब बताओ कि क्या हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स का ये समझ आया कि मीडियम का कोई लेना देना नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बताओ रे, हाँ या ना? यस, बहुत सही बेटा, अगर आपको ये चीज बताई है तो बहुत सही। अरे वाह बेटा, नो जिनको आ रहा है याद रखो, ग्रेविटेशन जब हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक बच्चा मेरी अंगूठी के पीछे पड़ा हुआ है ठीक है, हाँ, सैलरी क्या है, क्यों वे तुम हमें दोगे क्या हाँ, ठीक है, बहुत सही। लेकिन अगर मैं इन दोनों की जगह पर बेटा मासेस की जगह चार्जेस की अगर मैं बात करता हूं, अब जरा देखना, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, आपको भी पता है पॉजिटिव रिपेल, ठीक है, पॉजिटिव रिपेल, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, F और F दोनों। ऐसा नहीं है ये रुका रहेगा, भाग जा तू यहां से, ये रुका हुआ है, भाग जा, दोनों भाग जाएंगे। ये जो फोर्स है ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर आएगा, तो वहां पे जो इनका फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। कुछ अच्छे बच्चों ने जिन्होंने ओलंपियाड की तैयारी करी होगी तो ये फॉर्मूला देखा होगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिटिविटी मतलब परमिशन। क्या बोला? परमिशन। क्या बोला? परमिशन। कहने का मतलब अगर आप इसको, इन दोनों को उठा के लिक्विड में डिप कर दोगे, कोई लिक्विड में, ठीक है, तो जो हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स विल चेंज। तो कहीं ना कहीं बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। कहने का मतलब भाई और बहनों, कहने का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स हवा में या लिक्विड में सेम रहता है, लेकिन चार्जेस का फोर्स हवा में अलग, लिक्विड में अलग होता है। मतलब मीडियम कहीं ना कहीं पंगा दे रहा है, और अगर मीडियम कहीं ना कहीं पंगा दे रहा है तो हम कहते हैं मीडियम ने परमिशन कितना दिया रे, ज्यादा दिया, कम दिया, बिल्कुल नहीं दिया, तो वो होता है परमिटिविटी। समझ आया? इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और यहां पे एक गोला मार दो, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, अजीब सा नाम है, क्या लेना देना, ठीक है, हमारे पास एप्सिलॉन इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। इसका डायमेंशन जरा देखो कैसे निकालोगे। 4 पाई नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, 1 2 3 4 5 6 कोई डायमेंशन नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं Q1 Q2 अपॉन F इंटू r²। हाँ या ना? F इंटू r²। भाई और बहनों, ये कह रहा मोदी जी आ गए। हाँ बेटा, मोदी जी भी लाएंगे, और अभी हम हो सकता है सिद्धू पाजी को भी बुला ले सिंपल सा है, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। हवा में रखो पार्टिकल्स को, जैसे मैं हवा में हूं या फिर मैं पानी में चल जाऊं, मेरा और किसी बॉडी के बीच का फोर्स सेम रहेगा।
लेकिन चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता, चार्जेस हवा में अलग और लिक्विड में अलग अलग फोर्स लगाते हैं। तो मीडियम कितना परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, इसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। बट मेरा बर्थडे निकल चुका है और हम पार्टी से बच चुके हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल इसके बाद होएगा। अब जरा देखो इसकी डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली थी 80, है ना, चार्ज की डायमेंशन 80। तो यहां पे दो चार्ज है, तो 80 इंटू 80। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mlt माइनस 2 और r स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। r तो लेंथ था ना, ठीक है, r तो लेंथ था। अब निकाल लो भाई, m की पावर -1, ठीक है, l क्यूब, तो यहां पर l की पावर -3, a का पावर 2 और t की पावर 4 हमारे पास। दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि परमिटिविटी के आप डायमेंशन कैसे निकालोगे, जैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होता था G(m1m2/r²), चार्जेस के लिए 1/4πε0 Q1Q2/r², ये होता है परमिटिविटी, आराम से निकाल सकते हो। अब हाँ या ना, हाँ या ना, अब बताओ, क्या आपको परमिटिविटी कभी भी निकालना हुआ तो ये स्टोरी याद करके आप निकाल सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ भाई। बेटा कैपेसिटेंस Q बाई V से भी निकाल सकते हो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन RC से याद रखो, कई बार पूछा गया है। अरे कौन पूछ रहा है, आर यू मैरिड सर? अबे जवान लौंडे की शादी कराओगे, जेल चले जाओगे चाइल्ड मैरिज के केस में। हम बच्चे हैं बेटा अभी। हाँ बिल्कुल, क्या आप परमिटिविटी की डायमेंशन निकाल सकते हो? आप देखो, इसीलिए बता नहीं रहा था, सब बता दो प्लीज बता दो। अब आधे बच्चे सर ये हो क्या रहा है? अरे ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मींस हवा में रखो पार्टिकल्स को या पानी में डुबो दो सेम रहता है, लेकिन चार्जेस का जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जो ये पंगा है ना एप्सिलॉन नॉट, ये पंगा यही बताता है कि मीडियम कैसे पंगा दे रहा है। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें इसकी डायमेंशन निकालनी है, आपको सिर्फ डायमेंशन पता होनी चाहिए, इसीलिए बताया नहीं जाता, क्योंकि 12वीं तक खोपड़ी ग्रो कर जाती है, मोजो जो बन जाओगे, खोपड़ी इतनी ग्रो हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए Q1 Q2/FR², ये डायमेंशन निकालने का तरीका है। जिनको मतलब नहीं समझ आ रहा, डायमेंशन निकालने का तरीका याद कर लो। अब बताओ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ रिपीट, 4 बार रिपीट कर दिया बे, लेकिन फिर भी कर देंगे, अभी टेंशन ना लो, काम ही वही है, आग लगा देंगे। हाँ बहुत सही, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तरीका याद कर लो, मतलब अभी ज्यादा लोड मत लो, मैं कह रहा हूं, अभी तो बहुत चीजें याद करनी है, ठीक है। परमिटिविटी आ गया, अब बात आई परमिएबिलिटी, ठीक है। अब बात आ रही है हमारे पास परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी ये मैग्नेटिक्स के लिए होता है, फॉर मैग्नेट्स, ठीक है, ये मैग्नेट्स के लिए डिनोट होता है और इसको हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं म्यू नॉट, उसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं म्यू नॉट, ठीक है। मैंने कहा स्पीड, स्पीड, अरे हट जा रे, स्पीड इज इक्वल टू 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्पीड का डायमेंशन आपको याद है LT-1, ठीक है। 1/√, में म्यू नॉट निकालना, अभी एप्सिलॉन नॉट निकालना हम लोगों ने सीखा, देखो M-1 L-3 A2 T4, M-1 -3 2 4 -1 -3 A2 T4, ये तो आ गया एप्सिलॉन नॉट का, और म्यू नॉट यहां पे रख लो। ये यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, ठीक है। यहां पर अगर आप डाउट करोगे तो आउट ऑफ कवरेज, आउट ऑफ कवरेज कुछ नहीं है बेटा, ये है, ठीक है, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। राइट, इतना डीप में जाने का जरूरी है, क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लगेगा, तब कहोगे सर ये ट्रिक पहले बता दी होती तो पहले बता दी, ठीक है। टुडेज ऑब्जेक्टिव यही है बेटा, डायमेंशंस पे जाना था हमें। तो परमिएबिलिटी कैसे निकालनी है, परमिटिविटी कैसे निकालनी है, आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए अगला देखा जाए। पावर आपको पता ही है, वर्क डन अपॉन टाइम है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क की बात करें बेटा तो ML2T-2 अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा बेटा ML2T-3, ये हम लोगों ने करा भी था पावर का,
ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसका भी लेने का जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन और ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। इन सभी का डायमेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, तो याद आएगा बेटा एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। डायमेंशन याद करो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ओके, अब आधे बच्चे तो ये रो रहे हैं सर ऊपर से जा रहा है, सर समझ नहीं। बेटा पहले ही बता रहा हूं, मान लो मेरी बात, जब हम लोग थे ना यहां पर, अब हम थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए, जब हम लोग आए थे ना 11वीं में, तो तुम्हें क्या लगता है, मेरे को रटे हुए थे क्या परमिबिलिटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, पता था क्या मेरे को? नहीं, लेकिन फिर भी रैंक निकाली ना, क्योंकि दिस इज द वे यार। तुम रास्ते को वो मत करो कि सर क्या ये याद करना है, अरे जो बताया जा रहा है वही याद करना है। मैं बता रहा हूं ना बेटा, रैंक निकाली है हमने, हमें पता है, बल्कि हम तो आसान करके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप क्लब कर लोगे तो फायदा होगा, ठीक है। हार्ड लग रहा है छोड़ दो, तो अगर तुम्हें लग रहा है, लेकिन पकड़ के रखोगे, मेहनत करोगे, घिसोगे, तभी रैंक आएगी, ठीक है। रैंक निकालनी है हाँ या ना, पहले बताओ। रैंक निकालनी है हाँ या ना, पहले बताओ, फिर बात करेंगे कि पढ़ना क्या है। रैंक निकालनी है हाँ या ना, रैंक निकालनी है हाँ या ना, पहले बताओ, ठीक है। यस यस, ये हुई ना बात, ये हुई ना। हार्ड लगेगा यार, क्या तुम्हें 10वीं आसान लगी थी? लगेगा हार्ड, ठीक है बेटा, यही रास्ता है। इन्हीं में से जो पीछे हट रहे हैं ना, ये तो टफ है, ये तो एक्सक्यूज बना लेंगे, ये तो समझ नहीं आ रहा, कर लो, रैंक जा रही है पीछे। ये देखो ना, अब आया ना, ये होता है जोश। टफ होएगा, लेकिन क्या हम लोग झुक जाएंगे उसके सामने? नहीं, नहीं झुकेंगे, यही तो जोश है हमारा। कितना टफ आएगा यार, कितना टफ आएगा। 10 घंटे पढ़ेंगे, 11 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, राइट। ये हुई ना बात, ये हुई ना। ये होता है जुनून आईआईटी निकालने वालों का, कि भाई टफ होगा तो क्या हुआ, सिलेबस में है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। यस, ये चाहिए मेरे को जुनून। कोई क्वेश्चन मत करो कि सर ये तो टफ है, अरे टफ तो होएगा, आगे आने वाले चैप्टर फिर टफ होंगे, पेन धर दोगे नीचे, वो अपना जो सपना लेके घुसे हो इस बैच में, वो छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। ये होती है, यस आई वॉन्ट दिस। मेरे को ना गूज बम्स आ रहे हैं, अगर मैं शायद तुम्हें जूम आउट करके दिखा दूं ना, तो मेरे को यहाँ पे गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो तुम ये यस यस लिख रहे हो ना, दिस इज द पैशन आई वॉन्ट इन माई स्टूडेंट्स। ऐसे निकाली जाती है रैंक, ठीक है। यस, ये हुई ना बात। नाउ होल्ड इट, नाउ होल्ड इट। अब आते हैं इन सारे पे। मैंने कहा था बेटा ये सारे याद रखो, इसमें से जो मेन मेन है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सही, लव यू ऑल बेटा। बेटा डिस्ट्रैक्ट मत होना, मैं बता रहा हूं, सबका तरीका है, क्रैक करने का एक तरीका है, एंड दैट इज नेवर गिव अप विद अ डिसिप्लिन। एक बार डिसिप्लिन पकड़ लो, चुपचाप पढ़ते रहो, जहां डाउट आएगा वहां खड़े हैं ना, ठीक है, वहां खड़े हैं ना, बस ये हुई ना बात। बहुत सही। अब जरा देखो, इनमें से आपको क्या क्या याद रखना है। एंगल, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मींस कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन होता क्या है, अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को मैं अगर खींचना स्टार्ट करूं यहां पे बांध के, तो खींचेगा? अरे खींचोगे तुम अपने भाई बहन को खींचोगे तो वो खींच जाएगा, है ना। तो जब हम लोग किसी भी बॉडी को खींचते हैं तो देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन, देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन बोले तो भैया ये खींच के थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हमने कहा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हो, एक साइड दीवार पे बांध दिया है, जब आप इसको खींचोगे, ठीक है, होल्ड योर चैट, ठीक है। मैं दोबारा बता दूंगा परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, लेकिन धीरे धीरे आगे तो बढ़े, रिवाइज कराएंगे, पिछली क्लास का भी तो रिवाइज कराया है ना, ठीक है। तो बेसिकली देयर विल बी अ चेंज इन लेंथ, कुछ खिंच गया, चेंज इन लेंथ हुआ, ठीक है, और इसका खुद का अपना एक ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल, ठीक है। तो स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है, स्ट्रेन की अगर आप बात करोगे तो चेंज इन लेंथ, दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल कितना था, उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ भैया मीटर में ही आएगा, लेंथ 2 मीटर था 3 मीटर हो गया, चेंज इन लेंथ तो मीटर में ही रहा, एल। और ओरिजिनल लेंथ की बात करें वो भी एल, तो ये तो m0 l0 t0 होता है। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये सारे जरूरी नहीं है, अभी ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन याद करके रखोगे तो ज्यादा फायदा है। इनको जरा आपको ध्यान देना। एंगल की बात करी थी, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है।
आर्क लेंथ भी लेंथ में आएगा, रेडियस भी लेंथ में आएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 l0 t0, लेकिन इसका यूनिट बताया था विच वाज रेडियंस, ये याद रखना है। सॉलिड एंगल की बात करें तो हमने कहा था ये ओमेगा से डिनोट होता है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, सिंबल से मत जाओ, ये होता था एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो ये भी m0 l0 t0 ही आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा, cos थीटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जितने भी 6 थे ना हमारे पास, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, दोज वर द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दीज आर रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के साइड का रेशियो है भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पर यही सब तो होता था, तो ये सारे के सारे हमारे पास m0 l0 t0 ही आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। टी रेडियन, यस, इसका जो यूनिट था बेटा दैट वाज टी रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट, ठीक है, बिल्कुल, ओके। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ओके। अच्छा, अब आते हैं ग्रेविटेशन, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, अलग से डायमेंशंस, मैंने कहा था ना जो बाद वाले हैं वो कंपटीशन में ज्यादा पूछे गए, जैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन, कैपेसिटेंस का डायमेंशन, इंडक्टेंस का डायमेंशन, परमिटिविटी का डायमेंशन, परमिएबिलिटी का डायमेंशन। जब आप पास्ट ईयर्स करोगे तो यही क्वेश्चन मिलेंगे, फिर कहोगे सर ये कहां से आए, तो इसीलिए उनको बताया है बेटा किस तरीके से हमें ये चीज करना है, ठीक है, ओके। अब ये डायमेंशंस भी आपको याद होने चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना आसान है, अभी अब हम लोगों ने बात करा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला याद है, G निकालना है, तो यहां से अगर मैं G की बात करूं बेटा तो आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही तो आएगा। डायमेंशन निकाल लो फोर्स के लिए, m l t -2 फोर्स आ गया, r था डिस्टेंस, बेसिकली l स्क्वायर अपॉन मास m स्क्वायर, यही तो आएगा, तो आ जाएगा बेटा m-1 l3 t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई बताओ, अब बताओ भाई बेटा, रैंक निकालना बहुत आसान होता है, आईआईटी में रैंक निकालना बहुत आसान होता है, उसका एक सिंपल सा तरीका है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अगर आप चुपचाप अपनी मेहनत करते जा रहे हो, किसने कहा 10वीं करके आए हो ना, अप्स एंड डाउन्स आए थे ना, कभी समझ आया 10 दिनों के बाद वो समझ आ गया, अच्छा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी चीज थी, कभी नहीं समझ आया 4 महीने के बाद समझ आएगा, अच्छा यार ये तो बहुत फुद्दू चीज थी, है ना। तो वैसी ही चीज यहां पर आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ये उस लहर का रास्ता है, लेकिन लहर में आगे बढ़ना पड़ेगा, रुके मत रहो। हाँ बिल्कुल सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना बेटा। मैं जब रैंक निकलेगी ना तब तुम मुझे थैंक यू बोलोगे और मैं कहूंगा पार्टी चाहिए ठीक है, फिर ये मत कहना सर आपने बर्थडे की पार्टी तो दी नहीं थी राइट, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने का तरीका है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ये भी कंपटीशन में कई बार आया है, ये भी कंपटीशन में कई बार आया। होता क्या है जरा इसको देखना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी, बेटा मान लो कि मेरे पास इस टाइप से एक प्लेन है, ठीक है, इस टाइप से एक प्लेन है, मैंने एक बूंद पानी की यहां पे रख दी, वाटर, और एक बूंद यहां पर मैंने शहद की रख दी, ठीक है, शहद की, हनी। कौन नीचे जल्दी आ जाएगा पहले ये बताओ, कौन नीचे जल्दी आ जाएगा, पानी जल्दी नीचे आ जाएगा या शहद नीचे आ जाएगा जल्दी, पहले ये बताओ। जो डर गया वो मर गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, बस फाइट मारते रहना है, फाइट मारते रहना बेटा, गिर के भी फाइट मारना है, वहां से रैंक निकलती है, ठीक है। जरा ये बताओ कौन पहले आएगा नीचे, पानी, बहुत सही, वाटर 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 वाटर, क्यों, क्योंकि ये कम गाढ़ा है, लेस विस्कस, लेस विस्कस, ठीक है। और हनी हमारे पास ज्यादा गाढ़ा होता है, राइट, चिपक जाएगा उसके साथ, ठीक है, हाईली विस्कस, ठीक है, विस्कस मींस गाढ़ापन टाइप से आप रिलेट कर सकते हो, हाईली विस्कस। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है या एक ऐसी वैल्यू होती है जो ये बता दे कि कौन विस्कस है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट मींस एक ऐसा पैरामीटर जो इनके गाढ़ेपन के बारे में बताता है, फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, फ्लूइड्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ईटा से, इसके लिए फॉर्मूला याद करना है, फोर्स इक्वल टू
6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, ये है ईटा, यहां से निकाला जाएगा ETA। यूपी में एक जगह है इटावा, यूपी में एक जगह है इटावा, ठीक है, तो वैसे याद कर लो, फोर्स इक्वल टू 6 पाई इटारवी, इटारवी इटावा के पास वाली जगह इटारवी, ठीक है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी लिक्विड के गाढ़ेपन के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमारे पास ईटा की डायमेंशन अगर निकालनी है तो 6 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स अपॉन ये आ जाएगा आरवी, इस टाइप से निकालोगे, ये अलग से है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन आपके लिए क्या होता है, MLT-2 अपॉन रेडियस L, वेलोसिटी LT-1, ठीक है। तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ML-1 और T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद रखना है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है, कंपटीशन में याद रखना है, ठीक है। इटारसी, बिल्कुल वही इटारसी से भी याद रख सकते हो, इटारसी भी एक जगह है, ठीक है। तो विस्कोसिटी की बात करें तो फोर्स इक्वल टू ईटारवी, ठीक है, तो ईटा आरवी, तो ईटा निकालना था तो फोर्स अपॉन आरवी से आपको याद रखना है, ठीक है। देखो हर चीज के लिए छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तो मैक्सिमम डायमेंशन हम लोग याद कर पाएंगे, ओके। चला जाए आगे हमारे पास, तो कोफिशिएंट इसका आ गया बेटा ML-1 T-1। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो T-1, ठीक है। इसको डब्बे में डालते रहना। ये कुछ एक बच्चे ने पूछा सर इसको आप बॉक्स में क्यों डाल रहे हो, बॉक्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, डायमेंशंस को हमेशा बॉक्स में रखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी हम लोगों ने कर लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये भी पूछा गया प्लैंक्स कांस्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कई बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं, ठीक है, वो बाद में जाके कुछ और पिएंगे, लेकिन लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। अब कुछ बच्चे सर इसका मतलब बताओ, मतलब बता देंगे सर समझ नहीं आया, अरे प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट पहले ही चैप्टर में सब पढ़ लो तुम, ठीक है, लीचड़ गई के। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला E इक्वल टू H न्यू, ठीक है, याद रखना। ग्रेविटेशनल फॉर्मूले के लिए इसको कभी भी निकालना है Gm1m2/r² यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फोर्स इक्वल टू 6 पाई तो हटा दो, ईटा आरवी यूज करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए E इक्वल टू H न्यू, E होता है एनर्जी। जैसे कहा ना मम्मी कहेंगे बेटा दूध पी ले, नो दूध नहीं पीना मम्मी, तो वैसे ही न्यू, H न्यू, ठीक है, H है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो निकाल लो यार प्लैंक्स कांस्टेंट, H आ जाएगा E बाई न्यू, ठीक है, E बाई न्यू, E एनर्जी था, एनर्जी का डायमेंशन ML2 T-2 और न्यू की बात करें T-1, ऊपर ले जाओ बेटा तो ये आ जाएगा ML2, ठीक है, और ये हो जाएगा T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब बताओ H है प्लैंक्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बताओ आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट कई बच्चों के लिए आपको याद रहेगा 1 अपॉन टाइम, बहुत सही, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बेटा, ठीक है, शो बाइसेप्स ले लो ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। HC बाय लैम्डा या H न्यू से भी आप निकाल सकते हो। बस देखो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन जो आसान से पड़ेगा, परमिएबिलिटी निकालने का तरीका बहुत लंबा है, कैपेसिटेंस निकालने का अलग फॉर्मूला याद करना है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जहां से जल्दी निकल आए तो वो हमारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। अब कोई पंगा, ठीक है, हमारे पास ओके, म्यूट कर दिया क्योंकि गपियाना था ठीक है, हाँ। अब ये बता दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट E इक्वल टू KT, एक फॉर्मूला याद करना है, E होता है एनर्जी और K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, लेकिन अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स छोड़ना पड़नी है, हमें तो ये पढ़ना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, तो K दैट विल बी एनर्जी बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन,
एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2, टेम्परेचर का डायमेंशन K से लिखेंगे, K, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल में उसको K या थीटा से डिनोट करते थे, राइट। तो याद आएगा बेटा mL2T-2 K-1, दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। अब बताओ म्यू क्या होता है, म्यू कहां आया, न्यू ऐसे बोलते हैं, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, इसी को न्यू बोलते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, 9th क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है, हाँ राइट, बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ आगे, करंट रिलेटेड डायमेंशंस, ठीक है। अभी करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम होता था, ठीक है, तो चार्ज की बात करोगे बेटा तो Q, ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, चार्ज का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास A × T, सिंपल, ठीक है। वोल्टेज अभी आपको बता दिया बेटा, वोल्टेज की डायमेंशन आएगी वर्क अपॉन चार्ज, देखो कितनी बार आ रही है, ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क हो जाएगा mL2T-2, चार्ज का निकालने का तरीका बेटा हमारे पास अभी बता ही दिया था 80, तो यह आ जाएगा बेटा mL2T-2 T-3 A-1, तो रेजिस्टेंस भी निकाल लोगे, रेजिस्टेंस का क्या आ जाएगा V/I, ठीक है, अभी निकाला था, कैलकुलेट आउट कर लेना। तो करंट से रिलेटेड आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, करंट से आ जाएगी। लैम्डा वेवलेंथ होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है मीटर में, या L की डायमेंशन होती है, ओके। हाँ hc/λ भी कर सकते हो, लेंदी पड़ेगा, hν से कर लो, ठीक है। आग लगा दी बेटा, कल अगली बार पेट्रोल लाएंगे और आग लगाएंगे सर्कुलर मोशन से कुछ आएंगे, ठीक है बेटा। जब भी कोई पार्टिकल, जैसे अर्थ है, मान लो अर्थ है, तो ये हमारे पास ऐसे चक्कर काटती है सन के अबाउट, यहां पे सन है, ठीक है, मान लो अर्थ है, वो मान लो कोई लड़की है, कोई महिला है, ठीक है, उसने हमें देखा और हम तो आपको पता ही है आग लगा देते हैं हर जगह, ठीक है, तो दिल में लग गई आग, अब क्या हुआ, वो लड़की हमारे गोल गोल चक्कर काटेगी, है ना। तो लड़की पहले इधर खड़ी थी, लड़की घूम के इधर से इधर आ गई, तो 90 डिग्री घूम गई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल में कितना घूमी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे अर्थ घूम के, अर्थ की जगह लड़की मान लो, ठीक है, अर्थ घूम के यहां से यहां आ गई, ठीक है, तो ये जो एंगल चला है अर्थ ने, दैट थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कितना एंगल में चला, इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल में भी तो कुछ ना कुछ एंगल चलेगा ना, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कितना एंगल चला, राइट। तो एंगल का तो अभी हम लोगों ने पता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो ये तो m0 L0 T0 हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको कभी भी आए याद रखना, ठीक है बच्चा हंस रहा है बेटा ऐसे ही होता है, जब लौंडे स्मार्ट होते हैं ना तो गोल गोल चक्कर कटते हैं ठीक है, मजाक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मूड लाइट हो जाना चाहिए, इतने फॉर्मूले याद कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा मजाक भी होना चाहिए, ओके ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास जब हमारे पास अर्थ यहां से घूम के सन के इस पॉइंट से इस पॉइंट आती है तो कुछ एंगल चलता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब याद करो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या था, लिख के बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या था, पहले लिख के बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल में कितना चला, 90 डिग्री चला, 70 डिग्री चला, 20 डिग्री चला, उस टाइप से। अब ये बताओ कि एंगल में जब ये घूम रहा है तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल 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 एल, यस ये था डायमेंशन। ये देखो ये होता है फायदा याद करने का, है तो डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही एल, बहुत सही। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एल आ रहा है क्या, नहीं, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा था क्योंकि गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में एंगल टर्म आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, ये एंगल ही होता है। एंगुलर मींस कितना एंगल चला, तो आप रिपोर्ट तो एंगल में करोगे ना, रेडियंस में करोगे ना, रेडियंस का कोई डायमेंशन है क्या, नहीं। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, गलतियां हो जाती हैं। कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट देख के ऑप्शन एल टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आओ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे वेलोसिटी क्या होता था, नॉर्मल वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो खुद तो कोई डायमेंशन ही नहीं था, अपॉन टी, तो इसका डायमेंशन होता है t-1। समझ रहे हो? जनरली गलती हो जाती है, आधे बच्चे एंगुलर वेलोसिटी को lt-1 समझ लेते हैं। एंगल आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए आमिर खान के जैसे, जैसे उसके ऐसे निकल रहे हैं ना कान। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एंगल टर्म बार बार आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? तो आमिर खान बन जाना, कान खड़े हो जाने चाहिए, राइट? एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है? तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास t-2, ठीक है? सिंपल। तो आपको ये तीन चीजें भी याद रखनी है, तीन चीजें भी याद रखनी है, ओके? बहुत हैवी टीचर हो, हाँ बेटा 70 kg के है ठीक है, हाँ ओके, ठीक है बेबे, हाँ बेबे, हाँ। अब आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैंने ये अलग से क्यों लिया, अलग सर से नहीं, अलग से क्यों लिया है, उसका रीजन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है कान बना रहा है बच्चा एक, तीनों टर्म्स बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। तो आपको याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल, कितना एंगल चला, तो एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी होता है कितना एंगल चला, कितने टाइम में चला। जैसे वेलोसिटी होता था कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ, वैसे। और एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इनके डायमेंशंस आपको याद रखने। आप पीके में थे ना, उसके कान दिख रहे होंगे सबको, ठीक है? वैसे कान खड़े हो जाने चाहिए, आमिर खान बन जाना, जैसे ये वर्ड, ये वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है? अब बताओ यहां तक चीजें हैं, कुछ चीजें ऊपर नीचे आएंगी, उनको याद करते चलेंगे। परमिटिविटी नहीं आई, परमिबिलिटी नहीं आई, तरीका याद करो, ठीक है? तरीका याद करो, और भी तरीकों से हम लोग उसको करेंगे, ठीक है? चला जाए अगले पे, ओके। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, आ जाओ, इसलिए कहता हूं ना, आगे मत भागो, आगे मत भागो, हमारे साथ चलो, इतने स्मार्ट से टीचर है, हाथ पकड़ के चलो ना ठीक है? फालतू में आगे बढ़ते हो। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होते हैं जैसे 2 पाई, 1, 2, 5, 10, 100, ये एक ऐसी चीजें हैं जिनका कोई डायमेंशन भी नहीं है और ये कांस्टेंट भी है, ठीक है? डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, m0, l0, t0, और ये कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट भी है, ठीक है? डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनल कांस्टेंट, पहले तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स देखो, ठीक है? डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, ये कांस्टेंट है, ठीक है? ये कांस्टेंट है, आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। क्या इसकी डायमेंशन होती है? होती है, अभी पढ़ी थी, m-1 l3 t-2। देखो मेरे को याद हो चुकी है, इतनी बार पढ़ाया, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आप भी याद हो जाएगा। आप मेरे से, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेज हूं, नहीं, मैंने इतनी बार कराया है तो याद हो गया, ठीक है? गलत तो नहीं है ना m-1 l3 t-2 होता है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स वो होते हैं जो दुनिया में है, उनकी वैल्यू तो फिक्स है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट h, ठीक है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, लेकिन अभी डायमेंशन निकाली थी E इक्वल टू एच न्यू से, ठीक है? तो ये आया था हमारे पास H इज इक्वल टू E बाई न्यू, E एनर्जी था ml2 t-2 अपॉन t-1, फ्रीक्वेंसी का t-1 ऊपर ले गए थे ml2, ठीक है? और ये हो जाएगा t-1। मींस ये जो है डायमेंशनल, मींस उनका डायमेंशन है और वो कांस्टेंट है। उनमें कौन कौन से आते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये पूछे गए हैं, ठीक है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी निकाला था E इक्वल टू KT से, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे याद हो जाए। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन उनका डायमेंशन है, ठीक है? अच्छा, डायमेंशनलेस वेरिएबल जैसे हमारे पास थीटा एंगल, ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशनलेस होता है, m0 l0 t0 डायमेंशनलेस है लेकिन वेरिएबल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल हमारे पास कुछ भी हो सकता है। tan थीटा, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू 0 भी है, √3 भी है, 1/√3 भी है, 1 भी है, इंफिनिटी भी है, लेकिन डायमेंशन नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है? अच्छा, डायमेंशनल वेरिएबल जिनकी डायमेंशंस हो और वो वेरिएबल हो, जैसे फोर्स,
वर्क, प्रेशर, देखो इन सबकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन है और वेरिएबल है। 2 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स, 5 जूल का वर्क, 10 जूल का वर्क, राइट। तो आपको ये 4 टर्म्स समझ आने चाहिए। अब मेरे को पहले बताओ इन 4 टर्म्स में से किसको रिपीट करूं? बिल्कुल बिंदास होके पूछ सकते हो, बिल्कुल बिंदास होके पूछ सकते हो। इन चारों टर्म्स में से किसको बताऊं? एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। एवोगैड्रोस कांस्टेंट केमिस्ट्री में आता है हमारे पास, वो नंबर होता है बेसिकली, ठीक है, डायमेंशनलेस नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब थ्रस्ट बता चुके रे, अब थ्रस्ट होता है ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स, थ्रस्ट मींस फोर्स, बस। अब बताओ, अब बताओ भाई, सेकंड, डायमेंशनलेस, जिनका डायमेंशन नहीं है और वो वेरी करते हैं, जैसे एंगल, ठीक है। मान लो मैंने एक एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। इसका डायमेंशन होता है क्या एंगल का? नहीं, इसको हम लोग π/6 लिखते, ठीक है, रेडियंस में लिखा जाता। तो ये डायमेंशनलेस है, इसका डायमेंशन नहीं है और वेरिएबल है। मैं 30 डिग्री का भी बना सकता हूं, 60 डिग्री का भी बना सकता हूं, 90 का भी बना सकता हूं, 180 का भी बना सकता हूं। वैसे डायमेंशनलेस, इनका डायमेंशन नहीं है और वेरिएबल है। एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस है। tan थीटा मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन वो रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए वेरी करते हैं, दे आर वेरिएबल लेकिन डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल मींस जिनका डायमेंशन है लेकिन वो कांस्टेंट है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिलेट करो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.6 इंटू 10 की पावर -11 और डायमेंशन अभी निकाली है m-1 L3 T-2 मींस डायमेंशनल मींस डायमेंशन है और ये कांस्टेंट है। इसके और एग्जांपल क्या होते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ये भी एक कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन है, इसलिए कहते हैं इनको डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन भी होती है, ठीक है, ओके। डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिनका डायमेंशन है और वो वेरी करते हैं। जैसे फोर्स, मैं 6 न्यूटन का भी फोर्स लगा सकता हूं, 10 न्यूटन का भी लगा सकता हूं, 50 जूल का भी वर्क कर सकता हूं, 100 जूल का भी वर्क कर सकता हूं, ठीक है। 10 पास्कल का भी प्रेशर लगा सकता हूं, 100 पास्कल का भी प्रेशर लगा सकता हूं। इन सबकी डायमेंशन होती है। डायमेंशनल मींस डायमेंशन है, वेरिएबल मींस उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अब बताओ दोबारा, राजवंश सर ओपी, तुम्हारा नाम क्या था भूल गया, देखा नहीं, लेकिन तुम भी ओपी बेटा, लो ठीक है। अगर मेरे पास चैट होती तो मैं डेफिनेटली करता इसको, ठीक है, डेफिनेटली तुम्हारे लिए भी ओपी ओपी कर रहे होते। हाँ, डीपीपी मिलेगी आज, डीपीपी मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स पूछे जाते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में आराम से भेज देना बेटा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता चुके हैं कि जो गाढ़ेपन से रिलेटेड होता है, ठीक है, गाढ़ेपन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, स्कूल के प्रिंसिपल आ गए हमारे पास। अब होल्ड योर चैट, पहले ये बताओ क्या यहां पर मेजॉरिटी, सारी चीजें मेरे को पता है नहीं क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अरे हम पढ़ा रहे, कैसे नहीं हुई होगी, छोटा मोटा तो समझ आया ना। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जो चीजें नहीं समझ आई ग्रुप में पूछो, मैं हूं बताऊंगा, आज रात को मैं टाइम निकाल के बिल्कुल बताऊंगा। अब आता है हमारे पास सबसे मस्त चीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब थम्स अप या थम्स डाउन, जिनको आईआईटी निकालनी है थम्स अप पिएंगे ठीक है, जिनको आईआईटी निकालनी है थम्स अप दो। अब आते हैं चैप्टर के अंदर, ये डायमेंशंस का सबसे बड़ा पार्ट था रटना, ठीक है, रटना। मैंने बताया था ना, प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी तब तक मार, रट्टा मार, ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार, रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार घिस घिस के भेजा कर देते इस धार यार, रट्टा मार। वैसे ही रट्टा मारना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल रट्टे वाला है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो अब मेरे को बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन, थम्स अप या थम्स डाउन, बढ़ा जाए इस चैप्टर के अंदर, बताओ भाई। अरे कहां चले गए,
हाँ अब आया ना, अब आया, अब आया, अंगूठों का बौछार आया अंगूठों का बौछार आया रे, अरे है, अरे वाह रे। हाँ ठीक है, तो रट्टा मार, हाँ पहला पार्ट तो रट्टा मारने का ही है। ठीक है, मेरा एक दोस्त था कॉमर्स का, ठीक है, वो बहुत शैतानी करता था। जब तक बच्चे थम्स अप कर रहे हैं तो हम लोगों ने मिलके गलती कर दी थी, शैतानी हो गई थी, तो उसके पापा उसको कहते, और हम 11th में थे, 11th में जैसे तुम आए हो, बिल्कुल जोश भरा पड़ा है शैतानी का, है ना, बिल्कुल खुल गए हो, अभी हमने भी कर दिया था। तो उसके पापा हम दोनों को बैठा के कह रहे, बेटा तुम तो पढ़ने में तेज थे। मैंने कहा अंकल ये कॉमर्स का है ठीक है, ये कहां से तेज हो गया, मैं हूं इंजीनियरिंग का, मेरे को बोलो ये बात मजाक अपार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। अब कान आपके कैसे हो जाने चाहिए, कान आपके कैसे हो जाने चाहिए, आमिर खान जैसे। ठीक है, अब आएगा, ये जितने भी डायमेंशन आपने पढ़े हैं अब यूज होने स्टार्ट होंगे, अब यूज होने स्टार्ट होंगे। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज टोटली लॉजिकल। पहली बात, 10 मीटर में से मैं 10 मीटर घटाऊं तो कितना आएगा, 10 मीटर में से मैं 10 मीटर घटाऊं, या फिर हमारे पास 10 मीटर में से मैं 2 मीटर घटाऊं तो कितना आएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर में से मैं 3 किलोमीटर घटाऊं तो कितना आएगा। इन सभी का रिजल्ट अगर आप लॉजिकली देखो, ठीक है, इन सभी का, टेलीग्राम ग्रुप की बात हो रही थी, इन सभी का अगर मैं लॉजिकली ग्रुप देखूं, 10 मीटर में से 10 घटाऊंगा तो 0 मीटर ही आएगा, 10 मीटर में से 2 मीटर घटाऊंगा 8 मीटर ही आएगा, 5 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर घटाऊंगा 2 किलोमीटर ही आएगा। मींस हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर आप लेंथ में लेंथ को जोड़ते हो, लेंथ प्लस लेंथ वो लेंथ ही आता है, 2l नहीं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं है भाई, ये भी लेंथ था ना, ये भी लेंथ था, दोनों को घटाया तो क्या हमारे पास 2l आ गया क्या। ठीक है, जैसे देखो 10 मीटर में मैं 10 मीटर या 2 मीटर जोड़ता तो हमारे पास कितना आ जाता, 12 मीटर, ट्वाइस छोड़ना हो गया। तो आधे बच्चे क्या कहते हैं, आधे बच्चे क्या कहते हैं, सर l प्लस l तो 2l होना चाहिए। बेटा मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अगर दो क्वांटिटीज आप जोड़ रहे हो, क्या मैं लेंथ में टाइम को जोड़ सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि 10 किलोमीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दो, तुम कहोगे सर लपड़ खाओगे, लपड़ ठीक है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर 5 किलोमीटर में 5 लीटर दूध मिला दूं तो मजा आ जाएगा, मैंने कहा हाँ मेरे को आएगा जब मैं तुम्हें लपड़ मारूंगा। ठीक है, मींस जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ते या घटाते हैं तो आप लेंथ को लेंथ में ही जोड़ सकते हो, वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही जोड़ सकते हो, टाइम में से टाइम ही घटा सकते हो, हाँ या ना। पहले बताओ, आप एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ या घटा सकते हो, हाँ या ना, पहले बताओ, पहले ये बताओ, यस या नो। क्या मैं लेंथ को लेंथ से ही जोड़ सकता हूं, हाँ या ना, ये फील हो रहा है, हाँ या ना, यस यस यस, बहुत सही बहुत सही। अब आ रहा है बच्चों को समझ, क्योंकि तुम्हारा भाई समझा रहा है। बेटा लेंथ को लेंथ में ही जोड़ सकते हो हमेशा, एरिया को एरिया में ही जोड़ सकते हो, बहुत सही, वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही जोड़ सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर मैं कोई भी दो क्वांटिटीज को जोड़ या घटा रहा हूं तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मींस लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो l ही आएगा, l माइनस l l ही आएगा। सर ये तो 0 हो जाएगा, 10 मीटर में से 2 मीटर घटाए 0 आया क्या, लेंथ ही तो आया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये भी लेंथ आएगा, हाँ या ना, ये भी लेंथ आएगा, कोई पंगा। ठीक है, अब जरा समझो, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है सीबीएसई में, तो आपको सीबीएसई की डेफिनेशन के हिसाब से बता देते। ठीक है, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम फिजिकल नेचर कैन बी रिलेटेड with plus minus equal to greater than less than greater than equal to less than equal to। कहने का मतलब मैं लेंथ को लेंथ में ही जोड़ सकता हूं, लेंथ को आप एरिया से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये भी L आता है, लेंथ को लेंथ से ही घटा सकता हूं, वैल्यू की बात नहीं है, नेचर। 10 मीटर में से 2 मीटर घटाओगे 0 थोड़ा आया, जो भी आएगा लेंथ ही आएगा, ये भी लेंथ है,
ये भी लेंथ है, 10 मीटर में से 10 मीटर घटाया, भले ही 0 आ गया, केजी तो नहीं आया ना, या सेकंड तो नहीं आया ना, आया तो लेंथ ही ना, तो L माइनस एल भी L होता है। ठीक है, आप लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट कर सकते हो, लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट कर सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर? तो आधे बच्चे कहेंगे यस, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं, क्योंकि सर ये तो लेंथ था ना, लेंथ को आप टेम्परेचर से कैसे इक्वेट कर दोगे? ये तो दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी ही अलग है। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आप अगर दो क्वांटिटीज को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या इक्वेट कर रहे हो या इनइक्वालिटीज, भाई तुम्हें पता है 10 मीटर इज ग्रेटर देन 2 मीटर होता है ना, अगर मैं इनइक्वालिटी लगा रहा हूं, दोनों साइड की फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 मीटर इज ग्रेटर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं, ये तो इलॉजिकल है यार। तुम लेंथ को टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर दोगे? नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर, सेम लेंथ को लेंथ, एरिया को एरिया, वॉल्यूम को वॉल्यूम, फोर्स को फोर्स, उनको आप प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू से रिलेट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बताओ यस या डाउन, हाथ थम्स अप या थम्स डाउन? अब बताओ भाई। अब एक बच्चा कह रहा है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वो होता है कि कितना वॉल्यूम भर रहे हो। ठीक है, 1 लीटर वो भी वॉल्यूम है और सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अलग चीज नहीं है। ठीक है, मैं सेंटीमीटर से इक्वेट नहीं कर रहा, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ही तो यूनिट होता है यार, तो कर सकते हो आप उसको इक्वेट। ठीक है, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो अ वॉल्यूम। एक क्यूबॉइड का अगर आप, ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगा। इसके अंदर कितना लीटर पानी भरोगे तो वॉल्यूम को ही तो इक्वेट कर रहे हो, सेंटीमीटर से मत देखो। ठीक है, तो वो भी वॉल्यूम ही है। ओके, थम्स अप या थम्स डाउन? ओके, थम्स अप या थम्स डाउन? बहुत सही रे, दिल खुश कर दिया लौंडे, दिल खुश कर दिया। अब राइट, सेकंड पॉइंट एक बार, सेकंड पॉइंट हमारे पास, बेटा लेंथ को लेंथ से घटाओगे तो लेंथ ही आएगा ना। 10 मीटर में से 2 मीटर घटा लो, 8 मीटर। केजी थोड़ना आ गया, या टाइम थोड़ना आ गया, या एरिया थोड़ना आ गया, या फोर्स थोड़ना आ गया, रहा तो लेंथ ही। ठीक है, बहुत सही। देखो यही है आईआईटी, यही है कंसेप्ट। कितना सिंपल है ना, आधे से ज्यादा को समझ आ गया कि हाँ भाई एक क्वांटिटी को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। आ जाओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, जरा देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, नाउ होल्ड योर चैट। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा और एडिशनल चीजें जोड़ेंगे। ठीक है, अब जरा देखना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन एज, गिवन, ठीक है, एज x इक्वल टू, x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। ठीक है, नाउ होल्ड योर चैट, होल्ड योर चैट। अरे चटियाना बंद करो बे, चटियाना बंद करो। ठीक है, अब जरा देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंपटीशन में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछे गए। अब जरा देखो, इन्होंने क्या कहा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t, ये x है हमारे पास डिस्टेंस। समझना, बहुत सुंदर सी चीज है। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना टाइम अप चला जाएगा हाथ से, 2 मीटर माइनस 10 मीटर। बेटा लेंथ, वैसे तो डिस्टेंस को आप घटा नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं, लेकिन तब भी जो भी आएगा बेटा वो मीटर में ही तो आएगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, -8 आएगा, लेकिन केजी तो नहीं आ जाएगा ना, रहेगा तो वो भी डायमेंशन का, लेंथ का ही। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, x था डिस्टेंस, ध्यान से समझना। हमें बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। मैं कैसे करता हूं? दिमाग से। मैं कैसे करेगा? मैं दिमाग से करेगा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 4 चीजों के जोड़ से बन रहा है, a bt ct स्क्वायर dt क्यूब, है ना। ये 4 चीजों के जोड़ से बन रहा है। क्या मैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था, आप लेंथ को लेंथ में ही जोड़ सकते हो, वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही जोड़ सकते हो, टाइम को टाइम में ही जोड़ सकते हो। ये जो 4 चीजें हैं
क्या ऐसा हो सकता है ये टाइम हो, ये करंट हो, ठीक है, ये वॉल्यूम हो और ये डेंसिटी हो? क्या ऐसा हो सकता है बेटा? सोच के बताओ पहले, हाँ या ना। क्या ऐसा हो सकता है कि ए टाइम का हो, बी टी करंट हो, सी टी स्क्वायर वॉल्यूम हो, डी टी क्यूब डेंसिटी और जुड़ के लेंथ आ जाए या उसके टाइप से आ जाए? क्या ये हो सकता है? हाँ या ना बताओ। नेवर। बहुत सही लड़के, ये हुआ ना, ये हुआ ना। राइट राइट। अब जरा देखो, राइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर दो चीजें जुड़ रही है, लेंथ आ रहा है, तो बेसिकली लेंथ को ही तो लेंथ में जोड़ा होगा ना, ये कभी हो नहीं सकता। मैं कहूंगा यस, ये भी लेंथ होना चाहिए, ठीक है, ये भी लेंथ होना चाहिए, ये भी लेंथ होना चाहिए और ये भी लेंथ होना चाहिए, तभी हमारे पास काम बनेगा। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था? लेंथ को लेंथ में जोड़ के ही तो लेंथ आएगा। तो ए का डायमेंशन तो बहुत सिंपल है, एल होना चाहिए। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ए का डायमेंशन एल आ गया, ठीक है। बी टी भी तो लेंथ होना चाहिए ना, तो बी इंटू टी, टी टाइम था, ये भी एल होना चाहिए। तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन, या इसको हम लोग इस टाइप से लिख लेते हैं, बी का डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा एल टी माइनस वन। सिंपल, ठीक है, समझ आया ना। बी टी भी लेंथ ही तो होना चाहिए, क्योंकि लेंथ को ही तो लेंथ में जोड़ के लेंथ ला पाओगे, एक्स तो लेंथ था, ठीक है। सी टी स्क्वायर, सी टी का स्क्वायर भी तो लेंथ होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जुड़ रही है। तो सी का डायमेंशन एल टी माइनस टू होना चाहिए, ये आ गया। डी टी क्यूब भी तो लेंथ होना चाहिए, तो डी की बात करोगे तो एल टी माइनस थ्री आ जाएगा, हाँ या ना? पहले ये बताओ। ए बी सी डी में, अरे वाह काफी सारे बच्चों ने कर दिया, ठीक है। ए बी सी डी में क्या आपको ये सारे समझ आ रहे हैं कि ए का डायमेंशन ये होना चाहिए, बी का डायमेंशन ये होना चाहिए, सी का डायमेंशन ये होना चाहिए और डी का डायमेंशन ये होना चाहिए? पहले ये बताओ। राइट, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये आया हुआ है, तुम बिलीव नहीं करोगे, ये आया हुआ है, हलवा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। हलवा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या? मजे से करना है बस, ठीक है। राइट, क्या समझ आया ये चीज? ठीक है, क्या समझ आया? राइट, बहुत सही। माइनस पावर का कहां पंगा है बे? टी स्क्वायर नीचे ले जाओगे ऊपर ले जाओगे टी की पावर माइनस टू, टी क्यूब नीचे ले जाओगे ऊपर ले जाओगे टी की पावर माइनस थ्री। बहुत सही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ P, एक इक्वेशन है बेटा P a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू है यहां पर, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द डायमेंशन ऑफ A, ये क्वेश्चन भी आपके पास्ट ईयर में आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास्ट ईयर में आया है। तो जरा देखो कितना आसान है यार, यूनिट पूछा है, यूनिट ऑफ A, कितना आसान है। जरा देखो, डाइन, डाइन याद आ रहा है? अरे डायन याद आ रहा है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता था, याद आ रहा है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता था? न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होता था? डायन। और मैंने कहा था ये रट भी लेना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायंस, हाँ या ना? तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा है, ठीक है। अब तो ए का डायमेंशन निकालना था। जरा देखो क्वेश्चन का ट्रिक मैं बता रहा हूं, हमेशा ये ट्रिक है, कहीं पर भी प्लस लगा हो, माइनस लगा हो और इक्वल टू लगा हो, सीधे आंख उसी पे लगा दो, ठीक है। प्लस, दैट मीन्स अगर मैं इस प्लस को घूरूं, दैट मीन्स कि भाई प्रेशर, P तो प्रेशर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, V वॉल्यूम है। ये केमिस्ट्री की एक इक्वेशन आती है, ये एक केमिस्ट्री की इक्वेशन आएगी, ठीक है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, इनके बीच में प्लस लगा है, तो मैं क्या कह सकता हूं? डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर, हाँ या ना? भाई प्लस है ना, प्रेशर में जो भी चीज जोड़ रहे होगे वो प्रेशर ही तो होना चाहिए, प्रेशर में लेंथ तो जोड़ नहीं दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेशर में टेम्परेचर जोड़ दिया, मास जोड़ दिया, नहीं, प्रेशर में अगर कोई भी चीज जोड़ेंगे तो प्रेशर ही रहेगा, हाँ या ना? बहुत सही, P इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर। डायमेंशनली दो चीजें जुड़ रही हैं, और अगर दो चीजें जुड़ रही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता था इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है, अगर नहीं पता है तो निकाल लेना, फोर्स अपॉन एरिया,
बताया था, ठीक है। तो फोर्स होता है MLT-2 और एरिया का L स्क्वायर ML-1T-2। अच्छा, इन्होंने तो यूनिट पूछा है ना, तब तो और भी आसान है। फोर्स का यूनिट सीजीएस में डाइन्स पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही तो आएगा ना, फोर्स का यूनिट डाइन्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आगे बेटा डाइन्स अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट पूछा है, इक्वल टू ए, वी था वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब का स्क्वायर। अब तो हो गया भैया, पेन चलाओ, आंसर निकालो। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास डाइन, ठीक है, अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो सेंटीमीटर की पावर 6, स्क्वायर है ना, तो पावर हमारे पास 6 हो जाएगी। काटोगे, काट लो इसको, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, बी ऑप्शन चमक रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके PYQ में आपको मिलेगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन में। अब देखो, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन टफ नहीं था। डी कहां से आ गया, डी कहां से आ गया बेटा, a/b² का डायमेंशन नहीं, ए का पूछा है बस, डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन। अब ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन, हलवा था ना, आधे बच्चे लिख रहे हैं हलवा है, बिल्कुल है। लेकिन क्या आपको ये क्वेश्चन हो पाता अगर आप डायमेंशन याद नहीं करते? नहीं, डायमेंशन या यूनिट याद नहीं होती तो नहीं होता। क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल लॉजिकल कंसेप्ट है, लॉजिकल कि ये होता है, लेकिन यूनिट और डायमेंशन याद नहीं होंगे तो तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगली क्लास जो अपनी परसों होने वाली है, अगले में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चंस। और एक बच्चे ने पूछा था सर डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास हमारे पास पूरी धुआंधार अंधाधुन क्वेश्चन ही क्वेश्चन की होगी। अब आपको डायमेंशन याद करके रखने हैं। पहला जो टफ पार्ट था, ठीक है, वो हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें डायमेंशंस करवानी होती है। कुछ डायमेंशंस आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, तरीका मैं बता रहा था। जनरली टीचर्स छोड़ देते हैं बच्चों पे, बेटा ये याद कर लो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। लेकिन मैंने आपको हेल्प करी है कि किस तरीके से क्लब करके हम लोग याद कर लें, किस तरीके से एक नेटवर्क बना लें जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायमेंशंस याद हो जाए, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और 1 मिनट होल्ड करना, जो सर वाली थी ना, उनकी क्लास आज नहीं होगी ना, ठीक है। तो बेटा सचिन सर के घर पे एक्चुअली में उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज है, तो इसीलिए सर क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो हैव सम पेशेंस, आपको आज क्लास नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही उनकी क्लास आपके पास आएगी, ठीक है। तो आपको भी पता है बेटा, कईयों के घर में इस टाइप के सिनेरियोज होंगे, ठीक है, जहां पे सभी की तबीयत खराब हो रही होंगी, ठीक है। तो हम लोग भी उस चीज को समझते हैं, ठीक है। आप भी प्लीज सर की इस सिचुएशन को समझिएगा, ठीक है। एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप सभी की दुआएं उनके काम आएंगी, तो प्लीज उनके बारे में अगर आप कुछ दुआएं दे पाए तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। उनकी क्लास बहुत जल्द आपको मिलेगी, ठीक है। जो आपको चीजें नहीं समझ आई है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैं हमेशा एक छोटा सा रिवीजन लेके ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगली क्लास धुआंधार क्वेश्चन पे होने वाली है, धुआंधार क्वेश्चन पे, तो आप बने रहिएगा, तुम्हारा स्मार्ट सा सर आएगा और पढ़ा के जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा।